नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं आज पुनः इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ और आप लोगों को विषयवार जानकारी दे रही हूँ। पहले की तरह आज का भी यह वीडियो कोर्स 10 समावेशी शिक्षा पर से संबंधित है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी समावेशी शिक्षा के महत्व और लाभ के बारे में, समावेशी शिक्षा में आवश्यकताएं जो होती हैं उसके बारे में और समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के बारे में। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है, उसका लाभ क्या है, उसका महत्व क्या है, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को, कि समावेशी शिक्षा क्या है, इसके सिद्धांत क्या है और इसके सिद्धांत कहाँ तक कारगर है। कहने का तात्पर्य है कि इसका जो सिद्धांत है वह कितना आप लोगों के लिए समझ में आएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रत्येक बालक, बहुत सारे हैं इसमें, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहला, प्रत्येक बालक का अधिकार, अर्थात प्रत्येक बालक का अधिकार का समान अधिकार। ठीक है। समावेशी शिक्षा में इस सरल सिद्धांत पर आधारित कि सभी बच्चे तथा परिवार एक समान हैं, सभी बच्चे तथा परिवार एक समान हैं तथा सभी का समान अनुभव एवं अवसर प्राप्त होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि सभी बच्चे और परिवार, ऐसा कहा जाता है कि उस स्थान से शुरू होती है जहाँ पर औषधियों का अंत होता है। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा उस स्थान पर शुरू होती है और जहाँ अंत होता है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस शिक्षा में प्रत्येक बालक जो होते हैं उसे हर नीति, हर विद्यालय में सारी शिक्षा व्यवस्था प्राप्त होती है। विद्यालय में प्रत्येक बालक को समान अधिकार दिए जाते हैं और एक स्वरूप शिक्षा दिया जाता है। मतलब कि समावेशी शिक्षा में इस सरल सिद्धांत पर आधारित कि सभी बच्चे तथा परिवार एक समान हैं, सभी बच्चे तथा परिवार एक समान हैं तथा सभी का समान अनुभव एवं अवसर प्राप्त होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि सभी बच्चे और परिवार एक समान हैं तथा इसीलिए सभी को समान अनुभव एवं अवसर प्राप्त होनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि यदि मान लीजिए कि सभी बच्चों को एक समान में कार्य करती है समावेशी शिक्षा, जो निःशक्त बच्चे के हित के लिए कार्य करती है। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें कम है या अधिक है। कहने का मतलब कि जो बच्चे हम उम्र साथी के साथ सामर्थ्य हो या असमर्थ हो, सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रति उसमें ये बच्चे रखते हैं, स्थान रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बालकों को मुख्य धारा से अलग करके नहीं देखा जा सकता है, ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से अलग रखा नहीं भी जाता है। मान लीजिए समावेशी शिक्षा का अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित, बेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। कुछ छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अधिकांश गुणों की दृष्टि से, कुछ छात्र
अन्य छात्रों की तुलना में अधिकांश गुणों की दृष्टि से सर्वथा बहुत ये अनिश्चित होते हैं, जिसका शिक्षा के प्रति विशेष रुचि एवं झुकाव होता है। ऐसे छात्रों की आवश्यकता, जिन छात्रों का झुकाव होता है, ऐसे छात्रों की आवश्यकता विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए। अतः ऐसे छात्रों की पहचान की जानी चाहिए जो इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, ताकि उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का उपयुक्त स्वरूप निश्चित किया जा सके। साथ ही ऐसे छात्रों के समय समय पर व्यक्तिगत कठिनाइयों, समस्याओं एवं प्रगति का आकलन करते रहना चाहिए। यह जैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नता, जो बच्चे होते हैं उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। जो विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी रुचि भी अलग अलग होंगी, उसकी आवश्यकताएं भी अलग होगी। तो समावेशी शिक्षा के आधार पर ही इन बच्चों का जो उनकी कठिनाई है, उन समस्याओं का निदान किया जा सकता है। उनका आकलन कर उन बच्चों का आकलन किया जाता है और आकलन हमेशा करते भी रहना चाहिए। सहज, सजीव एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण अगला सिद्धांत है। ठीक है, कोग्निशियल एटमॉस्फेयर, जहाँ तक संभव हो सके इस प्रकार के बालकों के लिए ठीक है, इस प्रकार का वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें ये बच्चे फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं, जो सहज, सजीव और आनंददायक भी हो। इस प्रकार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। उन बच्चों के लिए इस प्रकार व्यवस्था की जानी चाहिए जहाँ बच्चे इन बालकों का स्वरूप, वातावरण प्राप्त किया जा सके। सभी बालक मिलजुल कर सौहार्द वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सके। साथ ही अध्यापकों को इनके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ काफ़ी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। उन्हें कड़ी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए और बहुत तीखी स्वरों से बातें नहीं करना चाहिए, बल्कि इन बच्चों के साथ एक भावात्मक रूप व्यवहार करना चाहिए तथा इनकी व्यक्तिगत समस्याओं में रुचि लेकर उन्हें आत्मीयता के धरातल पर सुलझाना चाहिए। फिर आगे है विशिष्ट कार्य प्रणाली, यूनिक प्रोसेस। विशिष्ट कार्य प्रणाली में हम देखेंगे कि इस प्रकार के बालकों में शिक्षा प्रदान करने में विद्यालय को विशिष्ट प्रकार के कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए। परंपरागत रूप से विद्यालय जो सामान्य कार्य प्रणाली अपनाता चला आ रहा है, हो सकता है वह कार्य प्रणाली इन बालकों की दृष्टि हो सकता है कि वह कार्य प्रणाली इन बालकों की दृष्टि से सार्थक सिद्ध ना हो। अतः स्कूल प्रबंधक या संबंधित लोगों को इस तथ्य का बारीकी से अध्ययन कर विद्यालय के कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण विशेष देखा जाए तो महत्वपूर्ण का समावेश करते रहना चाहिए, जो इनके शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग को सहज रूप से प्रशस्त कर सके। यह विशिष्ट कार्य प्रणाली है।
फिर है अध्यापकों को और अभिभावकों की भूमिका, रोल द टीचर्स एंड पेरेंट्स। इस सिद्धांत में क्या है उसको हम लोग जानते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में अध्यापकों की भूमिका एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अध्यापकों एवं अन्य अभिभावकों के सहयोग के बिना इस प्रकार के बालकों की शिक्षा को प्रभावी रूप प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टि से एक ओर अध्यापकों को जहां ऐसे बच्चों के साथ विनम्रतापूर्वक, इसमें स्नेहपूर्ण अपनत्व भाव का परिचय देना चाहिए तथा उनकी आवश्यकताओं को गंभीरतापूर्वक लेकर उनका यथासंभव समाधान खोजना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अभिभावकों को ऐसे बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव, दुर्व्यवहार या उपेक्षा का भाव प्रदर्शित नहीं करना चाहिए तथा यथासंभव उन्हें प्रसन्नचित्त एवं आत्मविश्वासी बनाए रखने के प्रयास करना चाहिए। तो अध्यापक और अभिभावकों को चाहिए कि वो आपस में समय समय पर एक दूसरे के साथ में मिलकर एक छोटी बैठक के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा इन बालकों के क्रियात्मक व्यवहार को समझना चाहिए। इन बालकों के क्रियात्मक व्यवहार की समस्याओं को समझना चाहिए और उसमें क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसका निदान कैसे किया जा सकता है, इनका भी उचित प्रयास किया जाना चाहिए। फिर है कि व्यक्तिगत विभिन्नता दो प्रकार की होती है। व्यक्तिगत भिन्नता दो प्रकार की होती है। दो व्यक्तियों में अंतर या व्यक्तिगत भिन्नता बोलेंगे। दो व्यक्ति होते हैं तो उसमें एक प्रकार का अंतर होता है जिससे व्यक्तिगत भिन्नता होता है, और दो प्रकार से अधिक व्यक्ति जो होते हैं इसे भी व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। इसे सामूहिक व्यक्तिगत भिन्नता भी कहा जा सकता है। तो एक मनुष्य का स्वयं में भेद नहीं कर पाना। दूसरे शब्दों में कुछ छात्र अन्य छात्रों से अधिकांश गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं, जो शिक्षा की ओर विशेष झुकाव करते हैं। ऐसे छात्रों को विशेष शिक्षण आवश्यकताएं विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए। ठीक है, ऐसी शिक्षा पूरी करनी चाहिए। कोई भी निरस्त नहीं, नो वन इज रिजेक्टेड, कोई भी निरस्त नहीं। शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्य शिक्षा संस्थाओं में किसी प्रकार किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय व्यवस्था में है। अविवेदी शिक्षा नॉन मतलब कि कहने का मतलब कि ऐसे विद्यार्थियों को की पहचान करनी चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों की पहचान करनी चाहिए जो विशेष शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करती है, जिससे उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का उपयुक्त स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा होनी चाहिए। इसके पश्चात
सभी छात्रों को व्यक्तिगत रूप से परीक्षा होनी चाहिए। इसके पश्चात सभी छात्रों को विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रम में रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात सभी छात्रों को विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रम में रखा जाना चाहिए। समय समय पर ऐसे बालकों की कठिनाइयों, समस्याओं तथा प्रगति का परीक्षण भी किया जाना चाहिए। इसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी किया जाना चाहिए, ताकि मनोवैज्ञानिक परीक्षण से इन बच्चों की मनोवृत्ति, बुद्धि परीक्षण की जांच की जा सके। इसलिए बच्चों का समय समय पर जांच परीक्षण किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्रामिंग। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम इसमें है जिन विद्यार्थियों की विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, जिन विद्यार्थियों की विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या विशिष्ट कक्षाओं में लिया जाना चाहिए, या विषय से संबंधित उन बच्चों को दिया जाना चाहिए, ताकि उन इस प्रकार की शिक्षा उन बालकों की वर्तमान और भविष्य को देखते हुए, उसकी कार्य प्रणाली को देखते हुए विशेष आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए, ताकि अनुक्रमित अनुदेशन का प्रयोग किया जा सके, जिसे प्रोग्रामिंग लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों को यह शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसके बाद है कि नियंत्रित वातावरण। ठीक है, नियंत्रित वातावरण में हम लोग जानेंगे जहाँ तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा। शारीरिक रूप से बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्ष में साथ साथ होनी चाहिए। यह कक्षा सामान्य हो सकती है। सामान्य कक्षा बाधित छात्रों को न्यूनतम विघ्न डालने वाला वातावरण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? बाधा जो डाला जाता है, जो बाधा होता है, उन बाधा में उनकी समाधान दिया जाता है, ताकि उन समाधान के द्वारा उन बच्चों का जो समस्याएं ना हो पढ़ने में, सीखने में, कार्य करने में। फिर है विशिष्ट प्रक्रिया यानी स्पेशल कोर्सेस। यह प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया में यह प्रदर्शित करती है कि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिता, शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिताओं को विद्यालय की व्यवस्था का निर्धारण करना, विद्यालय की व्यवस्था का निर्धारण करना तथा विश्लेषण करने का पूर्ण अधिकार है। मतलब कि ये मानसिक शारीरिक रूप से जो निःशक्त बच्चे होते हैं, उन बच्चों के माता पिता को विद्यालय व्यवस्था जो सुविधाएं दी जाती है, उसका विश्लेषण करने का पूरा सहयोग दिया जाता है। देख रेख कैसे किया जाता है, उनको किस प्रकार से सिखाया जाता है, किस प्रकार से उस बच्चों को उपकरण दिया जा रहा है, इन सभी व्यवस्था का निर्धारण तथा विश्लेषण करने का मूल अधिकार है। जहाँ तक बालकों के उनकी आवश्यकता की शिक्षा दी जा सके, जहाँ तक बालकों को उनकी आवश्यकता की शिक्षा दी जा सके। यदि माता पिता शिक्षण संस्थानों की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हैं, यदि माता पिता शिक्षण प्रणाली के कार्यों से असंतुष्ट हैं, तो वे अपने बालकों को उस संस्था से निकालकर किसी अन्य संस्थान में प्रवेश दिला सकते हैं, जहां पहली संस्था की अपेक्षा शिक्षा कार्यक्रम अच्छा से होता हो।
जिसमें वे अपने बच्चे का नामांकन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये माता पिता का अधिकार होता है। फिर है माता पिता का सहयोग, पेरेंशियल पार्टिसिपेशन। यदि शारीरिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं उसके माता पिता जो होते हैं शिक्षण कार्यों में रुचि ले रहे हैं, तो यह विशेष शिक्षण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो इस विशेष कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है यदि माता पिता शिक्षण कार्यक्रम में रुचि ले रहे हैं। मान लीजिए माता पिता शिक्षण कार्य में रुचि ले रहे, कैसे रुचि ले रहे हैं? जैसे वो पढ़ाई कर रहा हो, वो इस प्रकार की उसकी गतिविधि है, वह किस प्रकार से सीख रहा है, वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, चाहे वो शिक्षण कार्य हो, चाहे वो शिक्षण कार्य से संबंधित हो, प्रायोगिक कार्य हो, कि वह कैसा मोटिव हो रहा हो। उन बच्चों में उसके माता पिता को विशेष निगरानी कार्यक्रम में रुचि लेना चाहिए, जिससे विशेष शिक्षण कार्यक्रम में अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो या तो हो गए समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना होगा। आगे हम जानकारी के द्वारा चर्चा देते हैं कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक के विषय में बताऊंगी, जिसे विशेष सुविधाएं और संसाधनों की आवश्यकताएं होती हैं, जिसे समावेशी शिक्षा के रूप में किस प्रकार उसकी आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताएं हैं विशिष्ट कक्षा यानी स्पेशल क्लासेस, बाधित बच्चों के लिए, बाधित बालकों के लिए, क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा और प्रविधियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से उनको किस विधि से सिखाया जाए, उस विधि में कराने के लिए उसे कौन से टेक्निक्स अपनाए जाए, कौन से प्रविधि अपनाए जाए, इसके लिए विशिष्ट बाधित बच्चों के लिए विधियां और प्रविधियों की भी आवश्यकता होती है इनको सिखाने के लिए। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा ऊंचा होता है। इन बालकों में कुछ प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं जिनका बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा ऊंचा होता है। प्रतिभाशाली बालकों को, इसलिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ समायोजित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः यह ऐसा पाया जाता है कि शिक्षक अपनी गति से शिक्षा देता है। ऐसा पाया जाता है कि शिक्षक अपनी गति से शिक्षा देता है। सामान्य बच्चे बैठते हैं और प्रतिभाशाली बच्चे बैठते हैं, तो इसमें क्या होता है, लाभ हो पाता है कि सामान्य बच्चों का विशिष्ट बच्चे इसमें सीखने में पीछे रह जाते हैं। शिक्षक को चाहिए कि उस गति को थोड़ा कम करे, दोहरा करके पढ़ाए, सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार पढ़ाए, सभी बच्चों को एक साथ लेकर पढ़ाए। लेकिन इसमें प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा शीघ्रता से कार्य समाप्त कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उसका जो समय होता है वो नीरस होने लगता है और समय कम में वो अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक में जो सामान्य बच्चे के साथ एडजस्टमेंट में, समायोजन में समस्या आती है कि अब वो अपना समय अब कैसे व्यतीत करे, जबकि शिक्षक सामान्य बालकों के साथ उसी कार्य को पूरा करने में व्यस्त रहते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो प्रतिभाशाली बालक ऐसी परिस्थिति में अनुशासनहीनता या उद्दंडता करने लगता है। सामान्य बालकों का परीक्षा, सामान्य बालकों का पाठ्यक्रम इतना साधारण होता है कि प्रतिभाशाली बालक निरस हो जाता है और कार्य में रुचि खो देता है। प्रतिभाशाली बालक
कार्य के प्रति प्रेरित नहीं हो पाते हैं। प्रतिभाशाली बालक उनको सामाजिक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ग्रहण करने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं तथा संसाधनों की आवश्यकता। प्रतिभाशाली बालकों को सामाजिक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ग्रहण करने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं तथा संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऐसी सुविधाएं प्रतिभाशाली बालकों को उनके कार्य करने की क्षमता अवगत कराती है तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों में उनके दोषों को कम करने का प्रयास करती है। ऐसी परिस्थिति में उत्कृष्ट बालक अपनी प्रतिभा के अनुरूप कार्य करने का अवसर पाते हैं। सामान्य बालक में सामान्य कक्षा में बुद्धिमान बालक अपने आप को कार्य करने में बाधित पाते हैं। वह थोड़ी सी इच्छा शक्ति से प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में स्थान बना सकते हैं एवं अपने स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। यह अपने स्थान पर उचित है कि अधिक तीव्र प्रगति कुछ सीमा तक कमी तथा कमजोरी होती है। प्रयोगात्मक आंकड़े के रूप में अगर देखा जाए, प्रयोगात्मक आंकड़े के में यह प्रकट करते हैं कि सामान्य शिक्षण संस्थाओं में प्रतिभाशाली बालकों के साथ सामाजिक को प्रबंध उग्र रूप से पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालक कार्य कम होने या कभी-कभी ना होने पर खाली बैठे रहते हैं, क्योंकि उन पर या तो कार्य का बोझ नहीं होता या फिर वह कार्य शीघ्रता से समाप्त कर लेते हैं। दोनों ही स्थिति में वे खाली बैठे रहते हैं और निरस्ता की भावना का उनको सोचते हैं, क्योंकि या तो उनमें कार्य का बोझ नहीं होता या कार्य शीघ्रता से समाप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ तक बच्चों की जीवन की तैयारी की सुनिश्चित की जाती है, इसमें बच्चे की खास शारीरिक और मानसिक रूप से वे प्रत्येक कठिनाइयों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। या थोड़ी सी इच्छा शक्ति से प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में स्थान बना सकता है, जो सामान्य कक्षा में बुद्धिमान बालक होते हैं, अपने स्तर को ऊंचा कर सकते हैं या अपने स्थान पर उचित है कि तीव्र प्रगति कुछ सीमा तक कमजोरी तथा कमजोरी होती है। ठीक है। फिर विशिष्ट कक्षाओं में बुद्धिमान छात्रों को अग्रसर होने का अवसर मिलता है, लेकिन शिक्षक को ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा में कार्य करने के प्रति प्रेरित करने में समस्या तथा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि विलक्षण बालक अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा संवेदनशील होते हैं। उनकी सोच की क्षमता अधिक तथा तीव्र होती है। वे कार्य के प्रति सावधान हैं, इसलिए उनकी शिक्षा व्यवस्था में विशेष विधियों या फिर प्रविधियों की आवश्यकताएं होती हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रत्येक बालक यह जानता है कि प्रतिभाशाली बालकों की कक्षाओं में प्रत्येक बालक यह जानता है कि केवल कक्षा में ही वह एक बुद्धिमान विद्यार्थी नहीं बल्कि कई विद्यार्थी हैं। यह विचार बालकों की आत्मविश्वास भावना का विकास करता है। यदि जानेंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी उनके साथ में बुद्धिमान हैं, तो उसमें एक प्रकार का प्रतियोगिता की भावना होगी और आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा। विशिष्ट कक्षाएं बालकों में अधिक सीमा तक
शिक्षण विशेष धाराओं में मार्गदर्शन के रूप में अग्रसर होने का अवसर प्रदान करते हैं। उसी समूह में कुछ बालक कविता, नाटक, खेलकूद तथा सामान्य ज्ञान, फिर से सुनेंगे, उसी समूह में कुछ बालक कविता, नाटक, खेलकूद तथा सामान्य ज्ञान जैसी शाखाओं में रुचि लेते हैं। आगे आने वाले समय में बालकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा विशिष्ट कक्षा के कार्यक्रमों में सहायक सिद्ध होता है। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा चयनित जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, विभिन्न शाखाओं में विशेषज्ञ द्वारा बालकों का पूर्ण रूप से सामाजिक वातावरण में विभिन्न श्रेणी में विश्लेषण, मूल्यांकन तथा निर्धारित किया जाता है। इसका निर्धारण किया जाता है। भौतिक परीक्षण तथा मूल्य निर्धारण भिन्न भिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ जैसे मानसिक मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, श्रवण, मस्तिष्क, नेत्र तथा शिक्षाविदों के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के चयन में स्थानापन्न के लिए, जैसे कि प्लेसमेंट होता है उसके लिए बच्चों की आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा को अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा में अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे अस्थि अपंग बालकों का मानसिक रूप से शारीरिक परीक्षण होती है। कुछ प्रतिभाशाली बालकों को चिकित्सा देखरेख की निश्चित रूप में आवश्यकता होती है तथा समय समय पर अंधे बालकों को और श्रवण अपंग बालकों को परीक्षण की आवश्यकता होती है। कुछ विशिष्ट बालकों को व्यवसायी और शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आदि सेवाएं अति आवश्यकताएं होती हैं। यह कहना उचित है कि विशेष उपकरण तथा अतिरिक्त प्रशिक्षण शिक्षाविदों के लिए आवश्यक है। कई बार यह काफ़ी महंगा भी हो जाता है, लेकिन वास्तव में शारीरिक रूप से अपंग बालकों की देखभाल के लिए कमी करना, उपयुक्त परीक्षण करना अत्यधिक महंगा पड़ता है। विशिष्ट बालकों का महत्व सामान्य कक्षा में आने वाली परेशानी में समझा जा सकता है, जिसका सामान्य कक्षाओं में जो विशिष्ट तथा सामान्य बालक होते हैं वे अन्य बालकों में विभिन्न श्रेणी के बालक होते हैं, जिसमें ऐसी विधियां उन्हें शिक्षित करने के लिए अपनानी पड़ती है जो उपरोक्त विभिन्न श्रेणी के बालकों के लिए उपयुक्त हो। लेकिन बालकों को शिक्षा देते समय कक्षा में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थियों को उन्हें दिया जाने वाला जो समझने में समस्याएं आती हैं। कुछ विद्यार्थी अनुदेशन की सार्थकता को कम समझते हैं। ऐसी स्थिति में अवस्था में विशिष्ट जो होते हैं, ऐसी अवस्था में विशिष्ट कक्षाओं की अवस्था को गंभीर रूप से समझा जा सकता है। एक प्रकार से विशिष्ट शिक्षा का अर्थ प्रतिभाशाली बालकों की सहायता ही नहीं, बल्कि सामान्य कक्षा एवं अन्य अध्यापकों के लिए परिणाम पर भी पहुंचता है। ऐसा कहा जाता है कि उस स्थान से शुरू होती है जहाँ पर औषधियों का अंत होता है। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा उस स्थान से शुरू होती है जहाँ पर औषधियों का अंत होता है। श्रवण बाधित बालकों के लिए श्रवण यंत्र उपलब्ध कराना चिकित्सा विज्ञान का कार्य, परंतु बालकों की देखरेख व सुनने की सामर्थ्य का उपयोग करना निसंदेह शिक्षा का कार्य क्षेत्र है। यदि श्रवण बाधित बालकों को ठीक किया जा सकता है तो
चिकित्सा का कार्यक्षेत्र, और यदि चिकित्सा का कार्यक्षेत्र यह है तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो यह शिक्षा की चिंता का विषय है। जैसे पूर्णतया अंधे बालकों के लिए ब्रेल या इससे संबंधित संसाधन उपलब्ध कराना, यात्रा के माध्यम से प्रशिक्षण तथा विचार विमर्श समझाना, विशेष शिक्षा के माध्यम से शिक्षा विशेषज्ञों के द्वारा प्रदान करना, समावेशी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उचित उम्मीदों के साथ व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा अन्य विद्यार्थियों की अपने उम्र के साथ कक्षा में के जीवन में भाग लेने और व्यक्तियों के लक्ष्य पर काम करने के लिए प्रेरित करती है। समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके स्थानीय विद्यालय की गतिविधियों में उनके माता पिता को शामिल करने की वकालत करती है। समावेशी शिक्षा सम्मान और स्कूल संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा अन्य विद्यार्थियों को अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को और क्षमताओं के साथ प्रत्येक का एक व्यापक विविधता के साथ मित्रता का विकास करने में क्षमता विकसित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं या फिर कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का संगठन करती है, जिससे विशेष बालकों की सामाजिक भागीदारी बढ़ेगी। इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 NC एक्ट 2005 में यह कहा गया है कि समावेशी की नीति हर स्कूल एवं सामाजिक व्यवस्था के रूप में लागू किए जाने की ज़रूरत है। बच्चे को जीवन के हर क्षेत्र के, चाहे वो विद्यालय हो चाहे वो बच्चे बाहर हो, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। स्कूलों में ऐसे केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहां बच्चे जीवन की तैयारी कर सके, बच्चे जीवन से जूझ सके। इस समावेशी शिक्षा के बहुत सारे लाभ हैं। इस शिक्षा का महत्व है। आगे हम लोग जानेंगे कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव का सीखने सिखाने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा में अक्षम बालक के जो बच्चे होते हैं मुख्य धारा से लाकर उसका विकास किया जाता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा के महत्व को इस प्रकार हम लोग समझेंगे। इसमें सबसे पहला है भारतीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा देखा जाए तो समावेशी शिक्षा में हम लोग जानेंगे कि समावेशी शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों में हम लोग जानेंगे कि इसमें सबसे पहला भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद के अनुसार में इसमें सबसे पहला है कि समावेशी शिक्षा को विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं, हम उम्र के जो बालक होते हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, उसके साथ उन बच्चों को अंतःक्रिया का मौका मिलता है, अंतःक्रिया करने का मौका मिलता है, जो विशेष विद्यालयों में उपलब्ध नहीं होते हैं। यह समावेशी शिक्षा में मिलता है। फिर मिलता है विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं, इसका जो महत्व और लाभ होता है उसके विषय में बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसकी आवश्यकता और जो महत्व लाभ होते हैं। फिर विशेष आवश्यकता वाले बालक अपने सामान्य सहपाठियों की सामाजिक रूप से, अपने सामान्य सहपाठियों के साथ सामाजिक रूप से ये बच्चे सीखते हैं, व्यवहार करना सीखते हैं। फिर शिक्षक प्रायः
समावेशी शिक्षा में शिक्षक प्रायः विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ में एक प्रकार की अपेक्षाकृत ऊंची भावनाएं रखती है। सामान्य और विशेष शिक्षा जो होते हैं, इसमें छात्र के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं, उसे शैक्षणिक विषयों में प्रायोगिक कार्य सीखने का मौका मिलता है। जो भी विद्यालय में कक्षा में प्रायोगिक कार्य किए जाते हैं, उसे उन बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। फिर समावेशी शिक्षा के कारण यह संभावना बढ़ जाती है और बालक का समाज की ओर भागीदारी बढ़ती है। बालक समाज की ओर एक नागरिकता के रूप में अपनी भावनाओं को बढ़ाते हैं और जीवन पर्यंत यही चलता रहता है। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा में बहुत सारे महत्व और लाभ हैं। जैसे विशेष बालक जो होते हैं, उसका सहपाठियों का समाज के प्रति एक प्रकार का सकारात्मक और कार्यात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है। सकारात्मक और स्वीकार्यात्मक अभिवृत्ति का विकास कहने का मतलब समाज की जो गतिविधि होती है, समाज का जो कार्यक्रम होता है, उसमें ये बालक भाग लेते हैं। संपूर्ण रूप से मानसिक शारीरिक रूप से रुचिपूर्वक भाग लेते हैं, स्वीकार करते हैं, समाज की गतिविधियों को स्वीकार करते हैं, समाज की परंपराओं को स्वीकार करते हैं। विशेष बालकों के स्वास्थ्य के प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है। फिर है विशेष बालकों में सामाजिक जो भावनाएं होती है, शिक्षक में अभिवृत्तियों का विशेष परिवर्तन होता है और विशेष बालकों का इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का भी विकास होता है। केवल मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। समावेशी शिक्षा केवल आवश्यकताओं को लाभ लेना या देना नहीं होता है। इसमें समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों को लाभ होता है। जो निःशक्त बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं, अपंग बच्चे होते हैं, सभी को लाभ होता है। इसमें अनुदेशात्मक गतिविधियों के द्वारा जो शिक्षक होते हैं, विकलांग बालकों के लिए भी इसमें काफ़ी लाभ होता है। तो विकलांग बालकों के लिए किस प्रकार का लाभ होता है, हम लोग सुनेंगे कि विकलांग बालकों के लिए लाभ होता है कि उसके लिए सहपाठी शिक्षक होते हैं, पेयर ट्यूटर रूप में काम करते हैं। और इसमें इसका जो दृष्टिकोण में विकलांग बालकों के दृष्टिकोण में के प्रति उनका परिवर्तनशील विकास होता है, बच्चों का विकास होता है। इसके बाद इसमें जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होते हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होते हैं, खेल कूद होते हैं, इंडोर गेम होते हैं, आउटडोर गेम होते हैं, सभी खेल कूद कार्यक्रम होते हैं, कंपटीशन होते हैं, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद, इसमें सामान्य बच्चे जो जमकर भाग लेते हैं और विशेष बच्चे, विकलांग बच्चे भी जमकर इसमें भाग लेते हैं। इसमें शिक्षक का पूर्णतः सहयोग होता है, ये लाभ होता है उन बच्चों को। व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकारने का लाभ होता है। उन बच्चों में एक प्रकार की सहन शक्ति मजबूत होती है, सहने की शक्ति। यदि कोई उसके लिए कोई टीका टिप्पणी कर दे तो वो बच्चे को उस प्रकार की भावना से, किसी प्रकार की भावना से उन बच्चों को ठेस नहीं होता है। उसमें एक प्रकार की सहन शक्ति का विकास होता है। फिर सामान्य बालक, विकलांग बालकों की मैं चर्चा कर ली। अब सामान्य बालक कई सकारात्मक रूप से विशेष बालकों से सीखते हैं। जो सामान्य बालक होते हैं वे विशेष बालकों को सीखते हैं जो शारीरिक रूप से अपंग है, निःशक्त हैं। सामान्य बालकों में कई मानवता से जुड़े व्यवसाय या फिर कैरियर की संभावनाएं होती है, जैसे विशेष शिक्षा, फिजियोथेरेपी इत्यादि जानकारी सामान्य बच्चों को मिलती है, क्योंकि इसके माध्यम से जो निःशक्त बच्चे होते हैं उनकी देखरेख भी होती है, चिकित्सा भी होती है। सामान्य बालकों को अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों की सभी प्रभावी संप्रेषण कौशलों का विकास होता है और उन्हें सिखाया जाता है। फिर इसमें देखा जाता है कि यूनिसेफ पोजीशन पेपर्स के अनुसार समावेशी शिक्षा के बहुत सारे लाभ होते हैं। इसमें सभी प्रकार के बच्चों को लाभ होता है। यूनिसेफ पोजीशन पेपर के अनुसार सभी बच्चों को लाभ होता है।
इसमें बच्चे आत्मविश्वासी और आत्मसम्मान से युक्त हो जाते हैं। इसमें जो बच्चे होते हैं, सभी बच्चे अधिकांशतः आत्मविश्वासी होते हैं और आत्मसम्मान से युक्त हो जाते हैं। बच्चे जो होते हैं विद्यालय के अंदर और बाहर स्वतंत्र रूप से अधिगम द्वारा सीखते हैं। ये जो बच्चे होते हैं अपने सीखे हुए ज्ञान और समझ को दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों, जी हाँ स्टूडेंट्स, कि जो बातें बच्चे सीखते हैं उस बच्चे को केवल सीखना तक ही निर्भर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना चाहिए। और विशेष रूप से जब यहाँ समावेशी शिक्षा की बात कही जाती है तो इन बच्चे जो सीखते हैं उसको दैनिक जीवन में भी प्रयोग में लाते हैं। जैसे वे अपने विभिन्न बालकों के द्वारा संवेदनशीलता और विभिन्नताओं को स्वीकार करते हुए उसमें समायोजित हो जाते हैं और अनुकूलित भावनाओं से सीखते हैं। ये बच्चे जो होते हैं इसमें संप्रेषण का बेहतर कौशल विकास होता है, जैसे उसके जीवन विकास के लिए बेहतर होता है। ये अपने आप अपनी उपलब्धियों पर गौर करना सीखते हैं। यदि गौर कर पाते हैं तो अपनी उपलब्धियों को विकास करना सीखते हैं। ये हो गया। हम चर्चा करते हैं समावेशी शिक्षा से शिक्षकों को क्या लाभ होते हैं। समावेशी शिक्षा से शिक्षकों को क्या लाभ होते हैं। इम्पोर्टेंस फॉर टीचर थॉट इंक्लूसिव एजुकेशन। शिक्षकों के पास विभिन्न प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके के सीखने का अवसर मिलता है। मतलब कि विभिन्न प्रकार के बच्चों को पढ़ाते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों के द्वारा उनका एक प्रकार का अनुभव होता है। सीखते हैं वे कि वो बच्चे किस प्रकार के बच्चे होते हैं, उसके लिए और कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी टेक्निक्स का प्रयोग करना चाहिए और बच्चे को किस तरह से और बेहतर तरीके से सिखाना चाहिए। ये लाभ शिक्षकों को मिलता है। शिक्षकों को लाभ मिलता है कि कक्षा शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में अलग अलग कौन कौन से नए तरीके अपनाए जा सके ताकि बच्चे को हम लोग ज्ञान दे सकें। फिर विभिन्न प्रकार की अधिगमों में बाधा कम करने में, खोजने में शिक्षकों को, व्यक्तियों को, बालकों में अन्य परिस्थितियों में सकारात्मक अभिवृत्तियों का विकास होता है। फिर है शिक्षकों के पास संप्रेषण के नए तरीके खोजने का बेहतर अवसर मिलता है, भिन्न भिन्न तरीकों का बेहतर अवसर मिलता है। तो इतना इस सभी अवसरों के बारे में शिक्षकों को लाभ प्राप्त होता है। फिर देखा जाए तो नए तरीके, नए विचार शिक्षण प्रयोग करते हुए शिक्षण बच्चों को एक रुचिकर कक्षा के रूप में एक अनुकूल रूप प्रदान करते हैं। बच्चे और अभिभावक, बच्चे के जो अभिभावक होते हैं उस शिक्षक के साथ में सकारात्मक रूप से पृष्ठ पोषण, जिसे फीडबैक भी मिलता है, करते रहते हैं। इससे क्या होता है, शिक्षक के जो जॉब सेटिस्फैक्शन होते हैं, शिक्षक अधिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं और बच्चे इसमें सफल हो जाते हैं। इसमें अभिभावकों को क्या लाभ मिलता है? अभिभावकों को लाभ मिलता है कि वे बच्चों को समावेशी शिक्षा में अभिभावक भागीदारी होते हैं, भाग लेते हैं और बच्चों को उसके अधिगम में सिखाने में शिक्षकों का सहयोग करते हैं, बच्चों को लाभ करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक इस प्रकार से अभिभावक को सहयोग करते हैं। अभिभावक सीखते हैं और बच्चों को शिक्षित करते हैं और इस प्रकार से शिक्षक के द्वारा में बच्चे इस प्रकार से सीखते हैं। विभिन्न प्रकार से बच्चों को पढ़ाने के तरीके सीखते हैं। विभिन्न प्रकार से शिक्षक कक्षा में बालकों को शिक्षण अधिगम के अलग अलग नए नए तरीके सिखाते हैं, सीखते हैं। शिक्षक के द्वारा अधिगम संबंधित बाधाओं को कम करने, खोजने में काफ़ी सहायता प्रदान होती है। विभिन्न परिस्थितियों में शिक्षक द्वारा यह देखा जाता है कि बच्चे जिस वातावरण से होके आते हैं, चाहे वो परिवार से हो, चाहे वह समाज से हो, जिस जगह से भी हो, जिस वातावरण से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में आते हैं, सबकी रुचि, योग्यता और मानसिकता बिल्कुल अलग होती है। और समावेशी शिक्षा में शिक्षकों का ये सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वह किस प्रकार से बच्चे को सिखाए,
अभिभावक की भी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वह शिक्षक द्वारा सिखाए गए सभी तत्वों का फीडबैक ले सके, ताकि वो बच्चे को किस मध्य से सिखा रहे हैं, किस उपकरण के द्वारा सिखा रहे हैं। क्योंकि जब वो बच्चे अभिभावक के संपर्क में आएंगे तो बच्चे भी उसी को पूरी जिम्मेदारी के साथ उस फीडबैक लिए हुए कार्यक्रम का वह बच्चे को सिखा सके और बच्चे को समझा सके। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अभिभावक की जो जानकारी होती है, अभिभावक की जो चिंताएं होती है वो दूर होती है। अभिभावक उस संस्थान से शिक्षकों के प्रति काफ़ी सहानुभूति महसूस करते हैं। वे अपने बच्चों के प्रति काफ़ी क्रियाशील हो जाते हैं और बच्चे के प्रति अपने एक प्रकार का जो भावनाएं होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उसका भय कम होने लगता है। अपनी भावनाओं के प्रति वे काफ़ी इच्छुक होने लगते हैं और जैसे जैसे बच्चे सीखते जाते हैं, उसका फीडबैक मिलते जाता है, बच्चे में सकारात्मक व्यवहार देखने को मिलता है, बच्चे में एक प्रकार का सहन शक्ति के विकास को देखने का मिलता है। तो इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं तो अभिभावक का मन प्रसन्नता से खिल उठता है। शिक्षकों को देखा जाता है कि शिक्षक किस प्रकार से अभिभावक की संवेदनशीलता को सकारात्मक रूप से परिवर्तन करते हैं। संप्रेषण के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो निःशक्त बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, उसमें संप्रेषण करने में शुरू में काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें संप्रेषण किया जाता है। और संप्रेषण के साथ में जब बच्चे शिक्षक के साथ में उसका कम्युनिकेशन, उसका संप्रेषण मजबूत होने लगता है तो बच्चे उस विचारधारा में आगे बढ़ते जाते हैं और बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। और बच्चे समावेशी शिक्षा में बच्चे आत्मविश्वास होने लगते हैं, आत्मविश्वासी होने लगते हैं और वे आत्मसम्मान से युक्त हो जाते हैं और बच्चे आनंदमय होकर के विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर अधिगम के क्षेत्र की प्रक्रिया में सीखते हैं और दैनिक जीवन में वो सीखते ही जाते हैं, जिससे उसके जीवन में विकास होता है और जीवन में विकास होने से उसका जीवन अच्छी तरह से चलता है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताई कि शिक्षा के सिद्धांत और समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं के बारे में, फिर समावेशी शिक्षा के महत्व और लाभ के बारे में बताई हूँ। इसमें मैं सबसे पहले मैं बताई कि भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार में किस प्रकार से बच्चे को शिक्षा दी जाती है। तो इसमें सभी को लाभ होता है, समावेशी शिक्षा में सभी को लाभ होता है, शिक्षक को लाभ होता है, बच्चे को लाभ होता है, समावेशी शिक्षा में अभिभावक को लाभ होता है। ये सबसे बड़ा इसका महत्वपूर्ण तथ्य है। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम आप लोगों को पुनः समावेशी शिक्षा के अगले चैप्टर को लेकर के आएंगे और आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभमय हो। धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, अच्छी तरह से अध्यापन कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।